मनमौजी बेफिक्रे थे, मौत पे अपनी हंसते थे। क्या मनमौजी बेफिक्रे थे, मौत पे अपनी हंसते थे। दिल में वतन को रखने वाले सर पे कफन भी रखते थे। दिल में वतन को रखने वाले सर पे कफन भी रखते थे। कुछ दर्द कभी सोते ही नहीं, कुछ दर्द कभी सोते ही नहीं, वनवास खत्म होते ही नहीं। कुछ दर्द कभी सोते ही नहीं, वनवास खत्म होते ही नहीं। चौखट पे दिए जलते ही रहे, चौखट पे दिए जलते ही रहे। कुछ राम कभी लौटे ही नहीं, कुछ राम कभी लौटे ही नहीं। Ladies and gentlemen, as artificial intelligence is transforming classrooms, hospitals and boardrooms, there is one arena where its impact could decide the fate of two nations. Ladies and gentlemen, the army doesn't wait for the enemy to come at your door. It anticipates, it prepares, it outthinks long before a single shot is fired. And in today's world, this anticipation, this preparation is based on technology, is based on artificial intelligence, and all of this is going to be discussed in our next session, which is Defense Beyond Tomorrow. Yes, our next session is Defense Beyond Tomorrow. To moderate this session, I would like to call upon stage my colleagues, Mr. Gaurav Shukla and Misha Bajwa. Please put your hands together for Mr. Gaurav Shukla and Misha Bajwa. Ladies and gentlemen, इस सेशन के हमारे मेहमान बहुत ही खास हैं। Our guest for this session has served this nation with a distinction only a few can match. He has commanded some of the most critical operations in the history of Indian military, stood at the sharpest edges of national security apparatus, and dedicated his entire life to this country, to this nation, to all of us. Ladies and gentlemen, it is a profound honor, privilege for me to call upon stage Lieutenant General KJS Dhillon, Param Vishisht Seva Medal, Uttam Yuddha Seva Medal, Yuddha Seva Medal, Vishisht Seva Medal. Please put your hands together for our guest, Lieutenant General KJS Dhillon. Over to you, Misha and Gaurav. Thank you so much, Jasmine. जब हम बात कर रहे हैं आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, टेक्नोलॉजी की, तो बहुत ही परफेक्ट हमारे पास गेस्ट हैं आज। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। मैं इसलिए भी परफेक्ट बोल रहा हूं कि 83 से लेकर 2022 तक इनकी सेवाएं देश की सेना के लिए रही, और ये स्पेशल इसलिए भी है कि इस दौर में इन्होंने देखा कि कैसे जो कम्युनिकेशंस के आप कहिए कि चीजें थी बहुत ही नाम मात्र, आप कहिए कि थी ही नहीं, और उससे बढ़ती हुई चीजें, फोन, लैंडलाइन, सब कुछ आगे बढ़ते हुए आज एआई टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपने हमें समय दिया। सबसे पहले एक बार तालियां जरूर सर के लिए। थैंक यू एंड जय हिंद। मैं शुरुआत कर रहा हूं सर। मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल लेके आता हूं, हम आगे बात करेंगे इस समय जो पूरी दुनिया में सिचुएशन बनी हुई है। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन, एआई डिफेंस को कैसे इफेक्ट कर रही है, प्रभावित कर रही है? गौरव, थैंक यू एंड थैंक यू मिशा एंड थैंक यू एवरीवन। गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। सबसे पहले तो एआई कैसे प्रभावित कर रही है उसकी हम बात करेंगे, लेकिन जो इंडिया के डिफेंस लाइंस हैं, जहां इंडिया के जो बॉर्डर्स हैं, जम्मू अपवर्ड्स जी, जम्मू से लेकर सियाचिन, और सियाचिन से फिर हिमालय के साथ साथ चाहे वो लद्दाख है, चाहे उत्तराखंड है, चाहे सिक्किम है, अरुणाचल है, उन जगहों पे जाके टेक्नोलॉजी इतने असरदार नहीं होती। वहां पर जो चीज काम करती है वो है जिगरा। सो एआई will affect, AI will impact, AI is making a difference, लेकिन इंडियन बॉर्डर्स के ऊपर हमारे जवान की बहादुरी और जिगरा आज भी डिसाइडिंग फैक्टर है और रहेगा। जोरदार तालियां। बिल्कुल, डेफिनेटली। एंड नाउ कमिंग टू योर पॉइंट, एआई कैसे इंपैक्ट करती है। अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, आप लोगों ने टीवी पे बहुत से इमेजेस देखे। अभी ईरान में लड़ाई चल रही है। जब आपने देखा टीवी के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान के मिसाइल्स आ रहे हैं, ड्रोन्स आ रहे हैं, हवा में उसको एंगेज करके उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो इसके पीछे
क्या चीज इन्वॉल्व थी, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूं। देखिए, डिफेंस इक्विपमेंट इतनी एक्सपेंसिव है कि कंट्री लाइक इंडिया, विच इज अ ग्रोइंग इकोनॉमी, विच इज अ ग्रोइंग कंट्री, हम ऐसे नहीं कर सकते कि पूरी इक्विपमेंट हम टॉप ऑफ द लाइन ले लें। हमारी कुछ लेगेसी इक्विपमेंट, कुछ हमारी पुरानी इक्विपमेंट, कुछ मिडिल ऑर्डर इक्विपमेंट, कुछ टॉप ऑफ द लाइन कटिंग एज टेक्नोलॉजीज सभी रहते हैं जी। और जो हमारी एयर डिफेंस की गन्स, देखो जस्ट गिव मी 2 मिनट्स आई एक्सप्लेन। please, sir. जो हमारी एयर डिफेंस की गन 1950s में थी, जो जहाज को देखती थी, उस पर फायर करती थी, जो आपने पुरानी मूवी हकीकत वगैरह में देखी है, जिनमें बेल्ट का एमिनेशन होता था, जी, हम अचानक से उन गन्स को डिस्कार्ड नहीं कर सकते। फिर शोल्डर फायर मिसाइल्स आई, जहाज को देखा, उस पर फायर किया, एंगेज करके रखा, मिसाइल जाके हिट करी। अभी S-400 आ गई है, जी, जहाज उड़ता है, इधर से वेपन सिस्टम तैयार होता है, उसको फायर करता है। लेकिन जो ड्रोन आ रहा है उसके ऊपर S-400 फायर कर सकते हैं? नो। जो मिसाइल आ रही है उसके ऊपर हम वो गन फायर कर सकते हैं? नो। तो इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने एक सिस्टम है जिसमें हमने पूरा अपने लेगेसी सिस्टम, गन्स, शोल्डर फायर मिसाइल्स एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, उन सबको हमने एक प्लेटफॉर्म पे एम्बेड किया। जी, वो AI बेस्ड है। जैसे ही मिसाइल दुश्मन की आ रही है, वो सिस्टम 3 हिस्से हैं इसके: डिटेक्ट, डेजिग्नेट एंड डिस्ट्रॉय। रडार डिटेक्ट करता है इनकमिंग मिसाइल को, इनकमिंग रडार को। पहले होता था रडार ने डिटेक्ट किया, रडार पे ऑपरेटर है, वो फोन उठाएगा, वो फोन करेगा गन पोजीशन को, सर एक मिसाइल आ रही है, वो गन पोजीशन वाला गन में फायर करेगा, नंबर 1 फायरिंग करो, टीडीएस। अभी रडार डिटेक्ट करता है, AI जो है उसको देखती है कि कैसा वेपन है, कैसा सिस्टम है, विच इज द बेस्ट वेपन टू एंगेज इट। वो उस वेपन को डेजिग्नेट करता है। रडार में भी सिटिंग इन से अमृतसर, द वेपन में भी इन से अजनाला, एंड देन द डिस्ट्रक्शन हैपन्स विद दैट वेपन। जी, और इन मिसाइल फायर होने से डिस्ट्रॉय होने में सिर्फ चंद एक सेकंड्स का ही वक्फा होता है। वो चंद एक सेकंड में आपने एंगेज कर लिया तो कर लिया, नहीं तो नहीं। तो हमने जो सिस्टम जो है पूरे इंटीग्रेट किया है ऑल अक्रॉस गुजरात से लेकर सियाचिन तक। जी, नाउ दे आर ऑन वन ग्रिड। कोई भी वेपन सिस्टम एनिमी फायर करेगा, जी, उसको डिटेक्ट किया जाएगा, उसका मोस्ट सुटेबल जो एंगेजमेंट वेपन सिस्टम अवेलेबल है उसको डेजिग्नेट किया जाएगा, और वो वेपन सिस्टम विद इन सेकंड्स एंगेज करेगा। मैं इसी से जुड़ा एक सवाल लेना चाह रहा हूं। आपने ऑलरेडी जिक्र कर दिया, इस समय जो वॉर ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच जो भी स्थिति इस समय बनी हुई है, पिछले टाइम में बहुत सारे ऐसे डिफेंस सिस्टम हैं जिनकी बात हुई है, एरोडॉम की बात हो रही है, डेविड स्लिंग की बात हो रही है, डिफरेंट है इंडिया से, पावरफुल है। इजराइल को बड़ी अलग नजर से दुनिया देख रही है इस समय कि उसने अपने डिफेंस सिस्टम को बड़ा मजबूत कर लिया है। ईरान कुछ नहीं कर पाया, उधर से लेबनान, हिजबुल्लाह कुछ नहीं कर पाया। क्या इंडिया उस लेवल पर है या फिर उनकी टेक्नोलॉजी भी हमारे पास हम लेने की सोच रहे हैं? इनफैक्ट एरोडॉम UAE में भी उन्होंने तैनात किया हुआ है। देखिए, डिफेंस टेक्नोलॉजी जो है, मोस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजीज है ड्यूल यूज टेक्नोलॉजी। वो सिविल में भी यूज हो सकती है, उसी को थोड़ा मॉडिफाई करके डिफेंस में यूज होती है। लेकिन डिफेंस की इक्विपमेंट की प्रॉब्लम क्या है कि डिफेंस इक्विपमेंट इज वन ऑफ इट्स काइंड। अगर आप मान लो कि कोई AI बेस्ड इंडस्ट्री हो और मैं आपको बोलूं मेरे को ये इक्विपमेंट चाहिए फ्रॉम द डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू, आप बोलोगे जी कितने पीस चाहिए, मैं बोलूंगा 20। तो आप बोलोगे क्या चाहिए, फिर मैं आपको ऐसी एक उसके क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स बोलते हैं कि वजन 5 किलो से कम होना चाहिए, रेंज 5 किलोमीटर से ज्यादा होनी चाहिए, उसके ऊपर से चमक नहीं होनी चाहिए, उसकी जो बैटरी पावर है वो इतनी कंजम्पशन होनी चाहिए, हवा का अगर इतना वेदर का कंडीशन है तो उसमें काम कर सकती है, नहीं कर सकती, टेम्परेचर -50 से +50 तक ऑपरेट करनी चाहिए। तो आप बोलोगे सर 20 पीस के लिए इतना तो मुश्किल है सर, ये तो बनानी मुश्किल है। और फिर मैं आपको यही बोलूंगा कि ये आप सिविल में नहीं बेच सकते और इसको आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि सीक्रेसी इन्वॉल्व है। तो पहले ये जो था, इसलिए DRDO के ही पास रहती थी, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट जी। लेकिन अभी प्राइवेट इंडस्ट्री को पार्टनर्स बनाना शुरू कर दिया है, एंड इट्स अ वेलकम चेंज। जो भी प्राइवेट इंडस्ट्री है वो इक्वली नेशनलिस्ट है, वो उसमें भी देश भावना उतनी ही है जितनी एक सरकारी कर्मचारी में। जस्ट बिकॉज मेरी को सरकारी नौकरी मिल गई मैं बड़ा देशभक्त नहीं बन गया हूं। जो बंदा सरकार के बाहर है वो भी देशभक्त है। तो इसलिए अभी प्राइवेट पार्टनरशिप से, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ AI, देयर इज लॉट हैपनिंग एंड डिफेंस इज गेनिंग ट्रमेंडसली फ्रॉम द प्राइवेट पार्टनरशिप।
हैंड होल्डिंग चल रही है, उनको बजटिंग भी करते हैं, अगर फेल भी हो गया कोई दिक्कत नहीं, वी मेक द लॉसेस गुड. सो इट्स अ गुड थिंग. मेक इन इंडिया इज कमिंग इन अ बिग वे. एंड जो आपका सवाल था कि इंडिया कितना सक्षम है, ये तो सिलिकॉन वैली में जाके देख लो. जी. जो हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, दे आर द बेस्ट. द ओनली थिंग इज वी हैव टू गिव देम अपॉर्चुनिटीज हियर. वी हैव टू मेक श्योर दे डोंट लीव द कंट्री. एंड हमारे में टैलेंट है. एंड सबसे बड़ी बात है, हमारे में जुगाड़ है. आई एम सीरियस. जो हमारा जुगाड़ है ना, दैट इज द बेस्ट. ये जो मैं आपको बात बता रहा हूं कि 1950s की गन और S-400 को एक प्लेटफॉर्म पे ले आए, दिमाग जुगाड़ ही है. बाद में AI को यूज किया है. सो वी हैव अ ग्रेट टैलेंट एंड वी हैव अ ग्रेट फ्यूचर. एंड अभी आपने एरोडोम की बात की जो इजराइल का है. देखिए, इजराइल ने एक सिस्टम बनाया उसको पूरा जैसे कैनोपी होती है कि कोई भी इनकमिंग मिसाइल होगी उसको पिकअप करेगा. 7-8 रडार्स हैं जी. उसकी फिर इंटरसेक्शन करते हैं, उसकी स्पीड को फॉलो करते हैं, उसकी ट्रेजेक्टरी को फॉलो करते हैं जी. कि अगले 3 सेकंड में वो कहां पहुंचेगी. और वेपन सिस्टम उसको अगले 3 सेकंड में वहां पे एम करके उसको डिस्ट्रॉय करता है. ठीक ना. अभी ईरान ने क्या किया, ईरान ने इसको बेकार करने के लिए जो उनकी पुरानी डेड मिसाइल्स थी, जो नॉन AI मिसाइल थी या नॉन इंटेलिजेंट मिसाइल्स थी, उसने वो मिसाइल फायर की. वो स्लो मूविंग मिसाइल है और उसने कैलकुलेट किया ईरान से लेकर इजराइल तक वो मिसाइल से 10 मिनट में पहुंचेगी. और उसके पीछे जो फास्ट मूविंग हाइपरसोनिक मिसाइल है वो 3 मिनट में पहुंचेगी. तो वो 7 मिनट के बाद में हाइपरसोनिक मिसाइल फायर करता है सेम ट्रेजेक्टरी पे. जो इजराइल का सिस्टम है वो डेड मिसाइल को डिटेक्ट करता है, उसको टैग ऑन करता है, उसको लॉक ऑन करता है, उसको एंगेज करता है. और तब तक वो जो हाइपरसोनिक है दैट एंटर्स द सिस्टम और वो आके हिट करती है जिसको कि डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता. दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, जुगाड़. जी जी. So every system has its vulnerabilities. You only have to find out and work on it. And military तो game ही ये है, remaining ahead of the enemy. बिल्कुल. And it's an evolving cycle, especially with the technology and AI. Every day is a new beginning. जी. आपका मोबाइल है जो आप लेके अभी शोरूम से बाहर निकलते नहीं हो, नया मॉडल आ जाता है. So that same thing is happening in defense technology also. ਜਨਰਲ ਢਿੱਲੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸੀਨਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੰਗ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਸੀ. ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਸੀ, ਮੈਨ ਟੂ ਮੈਨ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਹਥਿਆਰ ਆ ਗਏ. ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਛੱਡੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਡਿੱਗੀ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਸਰ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਨਫਲਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾ ਪਾਈ ਹੈ. ਮੈਮ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਵਰਸਸ ਤਲਵਾਰ, one assault would mean one life lost. Correct. Today one missile can cause damage to hundreds of people. That's also true. The destruction capability of the weapon systems has tremendously gone up, and launched with precision. And again now AI ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, Operation Sindoor. Operation Sindoor ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਲਿਆ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ 9 ਟੈਰਰ ਟਾਰਗੇਟਸ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਨਾ ਹੈ, within 15 days 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 6 ਮਈ ਤੱਕ, within 15 days the number of the targets were reduced to 9. We have the data of the targets which is regularly updated. जी. But last minute updation is required because your updation may be 3 months old कि वो brick lined building है, and when the weapon is fired keeping in mind कि brick lined है, उत्थे concrete दी building हो सकती है. So last minute updation of the terror targets was required. That was gained, intelligence was gathered, some human intelligence, some through AI means and satellite and other things. And now if you all have seen those photographs, जो भावलपुर ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਉਸ ਦੇ ਡੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲ ਹੋਇਆ ਹੈ जी. ਜੀ. ਫਲੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਸਾਡੀ ਫਟੀ ਹੈ. That basement was just about 10 to 15 feet by 10 to 15 feet. ਜਿੰਨਾ ਸਟੇਜ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ 1/3 in hundreds of kilometers inside Pakistan. Target has got 3 layers.
That is intelligence. Now, weapon system matching was most tedious part. The weapon has to be such ऊपर डोम ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਕੇ ਨਹੀਂ ਫਟ ਜਾਏ, ਡੋਮ ਨੂੰ ਬ੍ਰੀਚ ਕਰਕੇ ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਕੇ ਨਹੀਂ ਫਟ ਜਾਏ, ਫਲੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬ੍ਰੀਚ ਕਰਕੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਫਟੇ ਉਸ 10 ਫੀਟ ਬਾय 10 ਫੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ. We achieved that. We achieved that and the terrorists sitting inside the basement were killed. There was an underground bunker of Pakistan command post which could not be breached because it was so much below the surface. We went through the AC duct. AC the duct 2 feet by 2 feet. We hit that duct. That is the type of accuracy which AI is giving hundreds of kilometers inside enemy territory. Correct. So AI is helping the defense in big way. In big way. And Operation Sindoor has taught us one more thing, that we need to put in lot of efforts in AI, especially the drones, the missiles, the counter-drone technology. Like Russia-Ukraine war, during the war, Ukraine has developed the counter-drone technology to such an extent that America is now asking Ukraine to give that technology to them. That is the way the time period, the shortened timelines, time cycles is happening in this field. Anything which was there yesterday is obsolete. मैं सर इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल, मैं मिशा के सवाल और आपके जवाब से ये चीज समझाऊं कि जो बूट्स ऑन ग्राउंड की बात लगातार आर्मी करती है कि वो बेशक कम हो गया, लेकिन जो ह्यूमन लाइफ्स हैं वो ज्यादा जा रही हैं इस पूरी वॉर में. लेकिन ये फ्यूचर है वॉर्स का, या आपको लगता है कि इससे आगे भी कुछ होगा? डेफिनेटली जो इनोवेशंस हैं हो रही हैं, लेकिन मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ इसलिए भी है कि आप फ्यूचर क्या देख रहे हैं. मैं थोड़ा सा भारत के ऊपर वापस आता हूं, इंडिया के ऊपर. हमारे एक तरफ है पाकिस्तान, एक तरफ है हमारे पास चाइना, बांग्लादेश है एक साइड. आजकल वहां भी कोई बहुत आप कहिए कि अच्छा माहौल नहीं है. तो आप इसको कैसे देखते हैं कि इतने बड़े बॉर्डर्स को जो हमारे डिफेंस सिस्टम है वो कैसे कवर कर रहे हैं? और दूसरा, ये एआई टेक्नोलॉजी, क्योंकि उनके पास भी है, चाइना बहुत आगे है, डेफिनेटली बांग्लादेश भी यूज कर रहा होगा, तो ये वॉर को किस शेप में लेकर जा रहे हैं? देखिए, पुराने जमाने में लड़ाइयां लड़ी जाती थी. एक राजा होता था, एक सेनापति होता था, फिर कुछ एक छोटे सेनापति रहते होंगे, छोटी छोटी टुकड़ियां कमांड करते थे. राजा निर्देश देता था, हाथी के ऊपर बैठता था ताकि दूर से दिख सके कि राजा क्या कहना चाह रहा है. दैट इज बेसिकली कमांड एंड कंट्रोल. Centralized command and control was the crux of the war fighting. Today, what we are seeing in Iran war, that command and control will be the first target. That AI will assist. So command and control, the leaders, the commanders may not be killed physically, but the ability to exercise their control over their troops would be degraded by means of communication को destroy करके, command and control network को destroy करके, jamming करके या physical destroy करके. So decentralized warfare is going to be the norm of future. You will not be having the luxury to look back on your shoulder कि मेरा commander साहब क्या बोल रहा है. जी. You at all levels of leadership will have to take independent decisions and initiatives and fight the war the way it is opposite you. If the decision comes, if the control is there, the lines are existing or it is still being exercised, very good. अभी ईरान में देखिए, if I'll again take 30 seconds on this war. America has interests starting from North Korea to Vietnam to Afghanistan to Iran to Greenland to Venezuela to Cuba and what have you. At any one time, America is looking at 40 odd contingencies of war fighting all across the globe. Iran for last 40 years was only looking at one contingency to fight the war, and they fought that war the way they had prepared for it. Iran did not make aircraft carriers because they knew they cannot fight American Navy on the high seas. They did not build very large air force because they knew they cannot fight the American Air Force in the skies. So what did they do? They built their navy around Battle of Choke Points, Strait of Hormuz, speedboats, torpedo boats, mines, Kharg Island, amphibious landing, air defense, missiles, drones. So they forced the enemy to fight on their terms.
They fought the war which they were preparing for 40 years. And that's the reason we are in a situation, or America is in a situation what it is. Today only I was writing something. I was writing a line. I said, if Iran has not lost the war, it has won. If America has not won convincingly, it has lost the war. And the point is, America has lost the war, Iran is winning today. सर भारत पे वापस आऊंगी. विनिंग और लूजिंग की आप बात कर रहे हैं. एक बैटल हम भी उससे 2-4 थे पाकिस्तान के साथ, जब हम सब भारतीयों का सेंटिमेंट था कि जेती लो हुण गल मका के वापस मुड़ो. बट देन सीज फायर हैपेंड. उसके बारे में आपसे समझना चाहूंगी कि इस तरह की स्थिति में अगर आप कह रहे हैं कि ईरान जीता नहीं तो हारा है, हारा नहीं तो जीता है, क्लैरिटी होती है, सो यहां पे वो होते होते क्यों रह गया, क्यों हम सीज फायर की तरफ बढ़ गए? Thank you, ma'am, for asking this question. Although not AI related, but definitely this is a question in heart and mind of every Indian. I'll make a statement. Nations go to war. Nations go to war, militaries only fight on the borders. Diplomat fights in the diplomatic arena, economist fights in the economic arena, businessmen fight in the different way of life. So much so a teacher fights in the classroom, trying to tell the students it's a just war. ये लड़ाई जो हम लड़ रहे हैं, हक इंसाफ सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं. So everyone is contributing to the war effort. And to start a war, the first thing which is there is political aim. जो national aim क्या है हमारा इस जंग में जाने के लिए. That is decided by the government of the day. Government decides the political aim that we want to achieve this, and this is the end state we want to achieve. Once we have achieved this end state, we would have won the war. From that political aim flows the military aim. From military aim flows the military strategy, and military strategy से निकलता है military operations. Army, Navy, Air Force बाएं से जाएंगे, left से जाएंगे, दिन में जाएंगे, रात में जाएंगे. And after a few days, once they achieve that political aim and the end state, they tell the government, we have done a job. Then the government says, okay, we stop this war, we have won this war, now the exit strategy. पहले आऊंगा इंडिया के ऊपर. इंडिया का political aim of Operation Sindoor was retaliation to Pahalgam and hit the terror targets, send a message. That was the political aim, and end state was, we will hit the terror targets, we do not want any more escalation. This was tweeted by Indian Army on the night of 6th and 7th May. When we hit those 9 terror targets, tweet said, Operation Sindoor, the justice is served. We hit only the terror targets. Next point was, we have not hit any civilian areas or no collateral damage. Third was, we have not hit any military installation. And fourth was, we do not want escalation. Very clear political aim, very clear strategy. Pakistan retaliated by killing our civilians in Jammu, Poonch, Rajouri, Tangdhar, and trying to hit our military bases all across the front, which they could not because of what I told you, that systems we had. So when Pakistan kept hitting back, on 10th May night, 9th and 10th May night, we hit the 11 air bases. They could not intercept even single missile of ours. All 11 air bases were up in flames. And this is when Pakistan realized that any continuation of war will destroy them economically and militarily. They went to Saudi Arabia, they went to America to ask for a mediation. India said nothing doing, it's a bilateral thing, we'll sort out bilaterally. And that is when on 10th of May, 3:35 p.m., Pakistan DGMO called up, Director General Military Operations called up our DGMO and begged for a ceasefire. Safed Jhanda leke aaye. India, even in being in position of strength to hit them militarily and economically more, accepted that ceasefire. Now answer to your question, because as a responsible government, as a responsible nuclear state, as a responsible country, as a responsible military, we do not want war unnecessarily to escalate. Our aim has been achieved. Now giving an example of USA. What was the political aim on 28th of February? Regime change. Come 48 hours, 72 hours, denuclearization of Iran. Another 2-3 days, we will destroy their army and sink their navy. The political aim is shifting. Another 3-4 days, we can fight for 3 to 5 weeks. Now it became a timeline.
And ultimately, karte, we want to open the Strait of Hormuz, which was in any case open before the war started. So political aim was shifting, end state is not known, exit strategy was never there. This war can go on forever. And they have sunk in billions and billions of dollars and achieved nothing. Because there's a lack of political clarity, there's a lack of national goal, the lack of political aim, the lack of understanding of end state and exit strategy. And they are in a position where they are, and Iran, because it was fighting the war it had prepared for, Iran holds all the leverages today. This is the biggest, defeat after the Cold War has ended. The single superpower is being humiliated by a small nation in the war of their choosing, on the ground of their choosing. This wouldn't have happened if the political aim was very clear, if the end state was very clear, and the exit strategy was very clear, which was in our case during Operation Sindoor. Although even I would have wanted to go in for a little more time, but just for the information of the House, 9th, 10th May night, we hit the 11 air bases, and 9th evening, for 1.5 hours, I was with the Prime Minister discussing the options available to close the war, or whatever can be done now. He listened to us. Ultimately, it is the responsibility of the serving people to implement whatever they think is right, but our inputs were taken. So point I'm making is, the clarity of political aim decides whether you are winning or you are losing. Thank you so much, sir. Thank you so much for bringing all that insight to the News 18 platform. Thank you so much for sharing AI's intervention and how it could be beautifully used in the defense system. Thank you so much for doing what you did for our country, and thank you so much for being with us. Thank you. Thank you, ma'am. It's an honor Thank you, to sir. speak to you. Thank you. Thank you, everyone. Huge Jai Hind. round of applause, ladies and gentlemen. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you to our lovely moderators. Sir, I would request you to please stay on the stage. Now I would like to request Mr. Braj Mohan Singh, editor, News 18, Punjab, Haryana, Himachal, and Mr. Jagmeet Singh Jammu, regional head, Network 18, to please come up on the stage and felicitate our honorable guest, Lieutenant General KJS Dhillon. I want to say that we are truly grateful for your presence. We are truly grateful for whatever you have done for this nation. Thank you, sir.